किशोर की गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जहां पर वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था। लेकिन उसके बनाए गुलाब जामुन खाकर हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। गांव में जनसंख्या कम होने के कारण उसकी कमाई सीमित होकर रह गई थी। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, ये क्या, आज भी बस इतने ही पैसे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, लड़की की शादी, कैसे चलेगा इस कम कमाई में? मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ काम तो है पर ग्राहकों की कमी है। मैं कल ही शहर अपने मौसेरे भाई जुगल के पास चला जाता हूँ। वह वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। किशोर अगले ही दिन शहर जाकर जुगल से मिलता है। जुगल उसे अपनी मिठाई वाली फैक्ट्री में लगवा देता है। स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के कारण मिठाई फैक्ट्री का मालिक जगन की तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी तनख्वाह डबल कर देते हैं। उसी फैक्ट्री में काम करने वाला शंकर यह सब देखकर जल उठता है। इस किशोर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सबको नौकरी से निकलवा देगा। एक दिन फैक्ट्री मालिक किशोर से कहते हैं, किशोर, हमें मंत्री जी ने 100 किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया है। इस काम को तुम और जुगल मिलकर करोगे। देखो कोई चूक ना होने पाए। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी। किशोर और जुगल गुलाब जामुन बनाकर एक बर्तन में रख देते हैं। तभी शंकर मौका पाकर उनमें से एक बर्तन में छिपकली फेंक देता है। अगले दिन जैसे ही गुलाब जामुन मंत्री जी के घर ले जाने के लिए पैक करते हैं तो शंकर शोर मचाता है, अरे देखो देखो, गुलाब जामुन में छिपकली। तभी सेठ जी वहां आकर चेक करते हैं। किशोर, मैंने तुमसे कहा था ना कोई गलती ना होने पाए, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये मंत्री जी के घर जाने हैं। नहीं सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बर्तन ढक के रखे थे। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लें। सीसीटीवी कैमरे का सुनकर शंकर डर जाता है। सेठ जी जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि शंकर बर्तन में छिपकली डाल रहा था। सेठ जी शंकर को नौकरी से निकाल देते हैं और जुगल के काम के लिए उसकी तनख्वाह और बढ़ा देते हैं। बिजली बाइक। मदन एक छोटे से कस्बे में रहता था। मदन का एक छोटा सा गैराज था। वह लोगों की गाड़ियां ठीक करके अपना खर्चा चलाता था। एक दिन मदन किसी काम से शहर गया। शहर की चकाचौंध देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, शहर में इतनी गाड़ियां चलती है। हमारे कस्बे में तो केवल 10-12 ही गाड़ियां हैं। लोगों के पास तो स्कूटर और बाइक अधिक हैं। तभी मदन ने देखा कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी है। लगता है यह कार खराब हो गई है, जाकर इनकी मदद करता हूँ। मदन उस कार के पास पहुंचकर उसके मालिक से पूछता है, भाई साहब नमस्कार, मैं कार मैकेनिक हूँ। क्या आपकी कार खराब हो गई है तो मैं आपकी कुछ मदद करूँ? मदन की बात सुनकर कार मालिक कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। तो क्या आप पेट्रोल लेने जाएंगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी कार में एक बैटरी फिट की है जिसे बिजली से चार्ज करने की जरूरत होती है। जरूरत पड़ने पर यह बैटरी मेरे काम आ जाती है। वह कैसे? देखो भाई, जिस तरह हम अपने फोन को बिजली से चार्ज करके उसे घंटों चला लेते हैं, उसी तरह बैटरी कार में भी लग सकती है, जिसे बिजली से चार्ज करके उस कार को जब जरूरत पड़े चलाया जा सकता है। मैं भी वही करता हूँ। मदन यह सुनकर हैरान हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर उस आदमी को बैटरी चालू करते देखता रहता है। वह आदमी अपनी कार को बैटरी से चलाकर वहाँ से चला गया। यह देखकर मदन के दिमाग में एक विचार आता है, अरे जिस तरह इसने अपनी कार में बैटरी फिट की, ऐसी बैटरी बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों ना मैं भी गांव जाकर ऐसी ही बैटरी बनाऊं और लोगों की बाइक में लगाऊं, मेरा काम और चल सकता है। मदन ने गांव जाकर ऐसा ही किया और उसने सबसे पहले अपनी बाइक में बैटरी लगाई। यह देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। अरे वाह मदन, तुमने तो बैटरी से बाइक चला ली है। इसका मतलब है तुम्हें अब कभी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो बड़ी कमाल की बात है भाई, मेरी बाइक में भी बैटरी लगा दो। हाँ हाँ कमल भाई, मैं जरूर लगाऊंगा। इस तरह गांव के सभी लोगों ने अपनी बाइक में बैटरी लगवाना शुरू कर दिया। इसके 2 फायदे हुए।
एक तो मदन का काम चल निकला और दूसरे गांव का प्रदूषण लेवल भी कम हो गया कि बैटरी वाले वाहन से कोई प्रदूषण तो होता ही नहीं है। और आसपास के सभी लोग भी मदन को बिजली बाइक वाले मदन के नाम से जानने लगते हैं। लखनपुर नाम के शहर में महेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वह बहुत ही लालची था और लोगों से रेट से भी कई गुना ज़्यादा पैसे लेता था। एक दिन एक लड़का अपनी माँ के साथ बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। महेश अपना ऑटो लेकर वहाँ से गुजरा। ये लोग तो इस शहर के नहीं लगते, इन्हें जाकर पूछता हूँ। क्या हुआ माताजी? मेरा नाम गौरव है, ये मेरी माँ है। हमें गंगा कॉलोनी जाना है। हम यहाँ पर नए हैं और बस के इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन काफ़ी देर से बस तो आ ही नहीं रही। अरे साहब, बस या कार कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी मौसम खराब होने वाला है और रात का समय भी होने वाला है, इसलिए मैं आपको ऑटो में छोड़ दूंगा। गंगा कॉलोनी काफ़ी दूर है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और महेश ऐसा ही बहाना करके लोगों को बस स्टैंड से ले लेता और कहता कि कोई बस या कार नहीं मिलेगी। इस तरह से लोगों को झूठ बोलकर वह ज़्यादा पैसे कमा लेता। एक दिन उसे एक आदमी मिला। वो आदमी भी बहुत चालाक ठग था। ऑटो ऑटो, कहिए सर कहाँ जाना है? मुझे गांधीनगर रोड नंबर 1 पर जाना है। अरे वो तो पास ही है, लगता है आज मेरी अच्छी भूनी हो जाएगी। पर सर वह तो बहुत दूर है। अच्छा यह बताओ कि कितनी दूर है? जी करीब 20 किलोमीटर दूर है। आप चलिए, जो भी मीटर से बिल बनेगा आप मीटर से 20 रुपया ज़्यादा दे देना। आदमी ऑटो में बैठ जाता है। जी 500 रुपये का बिल तो हो ही जाएगा। अरे मैंने कौन से इसे पैसे देने हैं, जितना मर्जी बिल बना ले। अच्छा भैया आप चलो। महेश ने पूरे शहर का चक्कर लगाकर 500 रुपये का बिल बना दिया। अरे भाई तुमने तो पूरे शहर का ही चक्कर लगवा दिया, पर सारी रोड तो एक ही जैसी लग रही है। वह समझ गया कि महेश उसे ठग रहा है। जब ऑटो सिग्नल पर रुका तो उस आदमी ने ऑटो से निकलकर 10 रुपये रखे और वहां से चला गया। महेश उसके पीछे भागा। सिग्नल पर ऑटो छोड़ जाने की वजह से उसका चालान कट गया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे डांटा तो महेश समझ गया कि आज वो फंस गया है। फिर उसे समझ में आया कि जैसे वह लोगों को रोज चूना लगाता है, आज किसी और ने उसे चूना लगा दिया। आज उसे दर्द का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद वह ईमानदारी से ऑटो चलाने लगा। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो बदले में हमें भी धोखा ही मिलेगा। ऑटो हाउस। विजय नाम का युवक गांव से शहर काम करने के लिए आया। थोड़े ही दिनों में उसने ऑटो रिक्शा चलाना सीख लिया और उसे चलाकर अपना गुजर बसर करने लगा। कुछ पहचान वालों की मदद से उसने एक खोली भी किराए पर ले ली। एक दिन विजय का पड़ोसी विजय से पूछता है, और भाई विजय क्या हाल चाल है? कुछ कमाई वमाई हो भी रही है या नहीं? हाँ भैया सब ठीक ठाक है, बस गुजर बसर हो रहा है किसी तरह। जो भी कमाता हूँ उसमें से आधा तो खाने पीने में और खोली के किराए में निकल जाता है। हाँ भाई विजय ये तो तुमने ठीक कहा, मैं भी ये खोली खाली करने वाला हूँ क्योंकि मकान मालिक ने किराया 2 गुना कर दिया है। अच्छा भैया ऐसी बात है, क्या पता मुझे भी जल्द ही खोली खाली करनी पड़ेगी। मैं बढ़ा हुआ किराया कहाँ से दूंगा? थोड़े ही दिनों बाद मकान मालिक ने विजय को किराया बढ़ाने के लिए बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते तो मेरी खोली खाली कर दो। अगले दिन विजय ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। वहां उसके ऑटो वाले दोस्त शंभू ने पूछा, अरे क्या बात है विजय, क्यों इतना परेशान है? बड़ा उदास लग रहा है आज। हाँ शंभू, आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मुझे चिंता खाई जा रही है। अरे क्या हो गया? क्या कहूँ, खोली मालिक ने खोली का किराया बढ़ा दिया। पहले वो 3000 लेता था, अब सीधा उसने 6000 कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से दूंगा 6000 किराया? तो तुमने क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है शंभू,
मुझे तो कल ही खोली खाली करनी पड़ेगी। विजय की बात सुनकर शंभू कुछ सोचकर उससे कहता है, अरे विजय, बुरा ना मानो तो एक काम कर लो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर असलम मियाँ का गैराज है। वह रोज के 50 रुपए लेते हैं रात को ऑटो खड़े करने का, और वहां पर नहाने धोने का भी इंतजाम है। तुम तो अकेले हो, सोचो इस बारे में। लेकिन शंभू, मैं रात को सोऊंगा कहाँ? अरे यार विजय, तुम भी कैसी बात करते हो? अपने ऑटो में ही सो लेना। अकेले तो तुम हो, तुम्हारे पास कौन सा इतना सामान है, या तुमने कौन सा रोज खाना बनाना है? वहीं पे नहा धो लेना, होटल में खाना खा लेना और ऑटो में सो जाना। विजय को शंभू की बात समझ में आ जाती है और वह असलम मियाँ के पास जाता है। असलम मियाँ भी विजय की हालत देखकर उसे हाँ कर देते हैं। इस तरह से विजय की ना सिर्फ रहने की समस्या दूर हो जाती है, बल्कि उसे पैसों की भी अच्छी बचत हो जाती है। और ऑटो में सोने की वजह से जब तक उसे नींद नहीं आती, वो ऑटो भी चलाने लगता है। इससे उसका काम भी बढ़ जाता है। Please subscribe.